हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको नर्स्ट इक्वेशन के बारे में बताया था। जब भी आपको नर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल के बारे में बोला जाता है, आपके दिमाग में ये सेल वाली पिक्चर जो है ये जरूर आ जानी चाहिए कि सेल के अंदर क्या होता है, दो हाफ सेल्स होती हैं। लेफ्ट साइड में क्या होती है, एनोड, या फिर जिसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और राइट साइड में होता है कैथोड, जिसको क्या बोला जाता है, रिडक्शन हाफ सेल। ये होती है। और जब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो रहता है वो करंट जनरेट करने लग जाता है। ऐसे ही होता है। इसके बाद कितना करंट जनरेट होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी जो कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसमें से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम माइनस कर देते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो कितनी दी हुई है, 1 मोलर दी हुई है, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन 1 मोलर दी हुई है, टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा है, प्रेशर अगर कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, कोई गैस रिलीज हो रही है तो वहां पर प्रेशर आपको दे रखा है कितना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस केस के अंदर हम उसको ई कैथोड, ई एनोड, ई सेल नहीं बोलेंगे, क्या बोलने लग जाएंगे, ई नोट कैथोड, ई नोट एनोड, ई नोट सेल, इस तरह से बोलने लग जाएंगे, है ना। और ये पूरा सेल जो रहेगा ये कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा, कितने वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, कितना ईएमएफ रहेगा उसका, तो कैसे बताएंगे वो हम बताते हैं नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके। ये तो होती है इक्वेशन। इक्वेशन क्या रहेगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, यानी जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है उसमें से माइनस कर देंगे आरटी बाई एनएफ एलएन, एनोड की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन। एनोड की कंसंट्रेशन मतलब ये जिंक जो हमारा एनोड बना हुआ है अभी, ये जब Zn2 पॉजिटिव के केस में जाएगा, Zn2 पॉजिटिव की स्टेट में चला जाएगा, आयंस की फॉर्म में चला जाएगा, उस टाइम इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी वो चीज लिखेंगे। और ये Cu2 पॉजिटिव आयंस जो यहाँ पे रहेंगे, जो ऊपर डिपॉजिट होने वाले हैं, तो यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन रहेगी इस इलेक्ट्रोलाइट की, Cu2 पॉजिटिव की, वो हम कहाँ लिखेंगे, वो डिनोमिनेटर के अंदर लिखेंगे। R जो होता है गैस कांस्टेंट होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इसकी मोल यूनिट होती है। टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल हमने कंसंट्रेशन को चेंज किया है। इसके बाद n जो रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है वो चीज है। और F क्या होता है, F होता है फेरेड, F क्या होता है, फेरेड, ये भी कांस्टेंट होता है। तो जो चीजें कांस्टेंट है उनको सोल्व करना है, साथ साथ ये नेचुरल लॉग लिखा हुआ है, नेचुरल लॉग को हम सिंपल लॉग के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या फॉर्मूला रहता है, हम लिखते हैं ln x इज इक्वल टू 2.303 log x, इस तरह से लिखा जाता है। तो यहां पर हम इसका भी 2.303 को बाहर निकाल लेते हैं और जो वैल्यूज थी वो रख के जब कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। ओवरऑल जब भी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना होगा तो आपको इक्वेशन ये लेके चलनी है। क्या इक्वेशन हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस इस सारी जगह पे लिख दिया 0.0591 अपॉन n log एनोड कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन। एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो सेल इक्वेशन हम लिखते हैं, उसके अंदर अगर कोफिशिएंट अदर देन 1 आ रहा है तो वो यहाँ पे पावर में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी बता देता हूँ आपको, जैसे अगर हम कॉपर का और जिंक का एग्जांपल लेके चलते हैं तो वहां पर तो सेम रहेगा, लेकिन अगर मैं कॉपर और एजी लेके चलता हूँ और इन दोनों से मेरे को एक सेल बनाना है तो पता करेंगे कौन सा कैथोड रहेगा, कौन सा एनोड रहेगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो एनोड बनेगा, जो लेस रिएक्टिव होता है वो क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। तो इनमें से लेस रिएक्टिव कौन है, लेस रिएक्टिव तो सिल्वर है, तो ये जो रहेगा ये कैथोड रहेगा। कैथोड का क्या होता है, कैथोड का रिडक्शन होता है, तो Ag प्लस जो रहेगा वो Ag में कन्वर्ट होएगा और कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, ये Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए इस तरह की इक्वेशन कहीं पे आ रही है। अभी ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस नहीं है क्योंकि चार्ज बैलेंस नहीं है इसके अंदर। चार्ज को बैलेंस कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ 2Ag प्लस से 2Ag बन गया ये, ठीक है, इस तरह से। तो अभी यहाँ पे चार्ज +2 है, यहाँ पे चार्ज +2 है, तो ओवरऑल हमारे पास n की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर 2 आ जाएगी। एक चीज ये। दूसरी चीज, जब आप लिखोगे एनोड की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन, तो एनोड कौन सा है, एनोड है ये। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन एट एनोड। Cu2 पॉजिटिव को आप यहाँ पे रखोगे, इसी कंसंट्रेशन जो भी रहेगी उसके ब्रैकेट में लिखी मिलेगी वो आपको यहाँ पे लिख देनी, इतनी मोलर है। सेकंड, ये जो Ag प्लस है इसकी कंसंट्रेशन आप कैथोड में लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रिडक्शन एट कैथोड हो रहा है, ठीक है। और इसकी कंसंट्रेशन यहाँ लिखोगे, साथ साथ ये जो कोफिशिएंट सामने लगा हुआ है ये इसकी पावर में चला जाएगा। क्लियर है। तो नर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है, ई सेल फाइंड आउट करना है। क्लियर है।
और इस नर्स्ट इक्वेशन के क्या क्या यूजेस होते हैं, नर्स्ट इक्वेशन को गिब्स फ्री एनर्जी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, जब पीएच के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें नर्स्ट इक्वेशन या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, और एक लास्ट चीज जो आती है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उनसे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल जो रहता है किस तरह रिलेट करता है, वो चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीएच के साथ किस तरह से रिलेट करता है हमारा सेल पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग आपको डाल लेनी है एप्लीकेशंस ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशंस क्या क्या है वो चीज हम पढ़ने वाले हैं। देखो दो एप्लीकेशन तो आपको आती भी है। कौन कौन सी एप्लीकेशन, अगर आपको कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट का सिस्टम दे रखा है और बोला हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो बताओ यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, वो चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। नर्स्ट इक्वेशन का काम ही यही है। इसके बाद सेल अगर आपको कोई बना के दे रखा है और उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोलाइट या किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन वो यूनिटी नहीं दे रखी है, तो उस टाइम पे आप सेल पोटेंशियल को भी कैलकुलेट कर सकते हो, जिसको ईएमएफ ऑफ सेल के थ्रू भी पूछा जा सकता है। तो इतना मेरे हिसाब से अभी सभी लोगों को आता होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी एप्लीकेशन आती है वो आती है पीएच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशनशिप है। किस किस का रिलेशनशिप देखने वाले हम। जो थर्ड एप्लीकेशन रहने वाली है वो रहेगी पीएच एंड ई वैल्यू। ठीक है, अब ई वैल्यू लिखा है मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस आपको भी छोड़ना है लिखते टाइम। इस ई को मैं अभी कुछ लिखने वाला हूँ, कुछ एडिट करने वाला हूँ यहाँ पे। देखो ध्यान से देखते चलो। अगर मैं बोल रहा हूँ पीएच, पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच की डेफिनेशन कितने लोगों को आती है डेफिनेशन नहीं आती है। जिन लोगों को आती है वो लिखो, जिन लोगों को नहीं आती है उन लोगों को सीख लेनी है कि पीएच क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन की आयंस जो रहते हैं वो किसी सॉल्यूशन में कितने हैं उनकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लो, और फिर इस कंसंट्रेशन को आप क्या करोगे, लोगैरिथम उसका कैलकुलेट कर लेंगे, साथ में नेगेटिव साइन रखेंगे। इस तरह से जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोला जाएगा, पीएच बोला जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पीएच की बात हो रही है तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है। इसका मतलब आपको कोई इलेक्ट्रोड दे रखा होगा जो एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रखा है जहां पे हाइड्रोजन के आयंस है। पहली चीज ये, अगर हाइड्रोजन के आयंस है तो भाई इलेक्ट्रोड जो रहेगा वो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही लेके चलना है। मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है लेकिन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है। क्या है वो, सिंपल कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे रखा है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के पीएच से कैसे रिलेटेड होता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे लिखा जाता है, मैं लिखता हूं H पॉजिटिव टू H2, रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखते हैं हमेशा, है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि ये हमें कोई क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, और इस इलेक्ट्रोड का जो पीएच जो रहेगा, इस इलेक्ट्रोलाइट का जो पीएच रहेगा वो कैलकुलेट करना है हमें। कैसे कैलकुलेट करेंगे, या पीएच दे रखा हो तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। दोनों ही तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर भी इस तरह क्वेश्चन दिए हुए हैं, कंपटीशन के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आप नर्स्ट इक्वेशन लिखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए या फिर सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखना चाहते हो तो पहले वहां पे जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन लिख लेना। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल देखना है, तो हाइड्रोजन का जब रिडक्शन होता है तो इक्वेशन ये होती है कि H पॉजिटिव आयंस होते हैं एक्वस फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। प्रेशर को चेंज नहीं किया है, हम केवल और केवल कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं सो दैट हमें n की वैल्यू पता चल जाए। अगर आप जो नर्स्ट इक्वेशन लिखोगे उसके अंदर H पॉजिटिव आएगा तो पावर कितनी रहेगी वो पता चल जाएगी। अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो 2H पॉजिटिव चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ से पता चल गई। और ये 2 जो रहेगा ये कहाँ आएगा, ये नर्स्ट इक्वेशन के अंदर आएगा, और वहां पे यूज होगा किस तरह से कि जो पावर आएगी कंसंट्रेशन की वो 2 हो जाएगी। जो ये कोफिशिएंट होता है वहां पे यूज होगा। अभी मैं लिख देता हूं। पहले अगर आपको नर्स्ट इक्वेशन नहीं आती है तो एक बार मैं नर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूं आपके लिए। वहां क्या होती है नर्स्ट इक्वेशन की, कोई भी वे आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन एज ई नॉट वैल्यू, यानी स्टैंडर्ड स्टेट्स के अंदर, स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर क्या रिडक्शन पोटेंशियल होता है, -0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दैट आयंस। जहां पे वो जो आयंस रहेंगे उनके यहाँ पे हम क्या लिखते हैं भाई, कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो अभी मैं क्या मान के चलता हूं कि यहाँ पर हाइड्रोजन रहेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ H पॉजिटिव लिख लेता हूं। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इसको H2 लिख देता हूं, H पॉजिटिव टू H2 लिख देता हूं, और n की वैल्यू क्या लिख देता हूं, यहाँ पे 2 रख देता हूं। यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी। ये पावर 2 कहां से आई, ये यहां से आई है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कोफिशिएंट है।
कौन सा कोफिशिएंट है? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये पावर में चला जाता है। क्लियर? तो अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो देखो एक चीज तो ये कि भाई ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? वो 0 होता है कि नहीं होता है? अगर हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो क्या होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड? रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो रहता है उसको हम लेके चलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो कुल मिला के हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल रहेगा इस केस के अंदर वो रहेगा नेगेटिव ऑफ 0.0591 अपॉन 2 लोगैरिथम ऑफ 1 अपॉन H पॉजिटिव आयंस जो है उनकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर है। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो पावर कैसी हो जाएगी भाई? पावर हो जाएगी नेगेटिव की। तो यहाँ पे मैं इस तरह लिख देता हूं कि log ऑफ H पॉजिटिव आयंस जो थे उनकी पावर -2 हो गया, नहीं होगी? इसी तरह होगी। इसके बाद ये फॉर्मूला बन जाता है log a raised to power b का, b बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं EH पॉजिटिव टू H2, इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव ऑफ 0.0591 अपॉन 2, और ये -2 बाहर आ जाएगा लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। और ओवरऑल जो रिलेशन बन के आता है, रिलेशन बन के जो आया है वो मैं लिख रहा हूं आप लोगों के सामने कि ये तो हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जा सकता है पीएच को देके, या फिर आपसे इसको कैलकुलेट ये दिया होगा तो पीएच पूछा जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा हाइड्रोजन का दैट विल बी इक्वल टू 0.0591 लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। होगा या नहीं होगा ये? इसके बाद अगर मेरे को इस तरह की कोई वैल्यू मिलती तो मैं उसको क्या बोल देता भाई? उसको मैं बोल देता क्या? पीएच बोल देते। तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, इस साइड में नेगेटिव लगा लेता हूं, इस साइड में नेगेटिव लगा देता हूं। अभी 0.0591 को अगर छोड़ देते हैं तो ये पीएच है, और इधर क्या है? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो इस तरह मैं लिख सकता हूं कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ये नेगेटिव और ये लोग H पॉजिटिव जो कंसंट्रेशन जिसको मैंने लिख दिया है पीएच डायरेक्टली, और ये E H पॉजिटिव टू H2 अपॉन 0.0591। इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पीएच को, या पीएच को पीएच अगर दिया हुआ हो तो उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस डेरिवेशन को, छोटे से डेरिवेशन को फटाफट नोट कर लो। रिलेशनशिप आ जाता है पीएच और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में। फटाफट इसको नोट करो। देखो भाई इसके बेस पे आपके एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला हुआ है कि एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं H पॉजिटिव टू H2, ये एक इलेक्ट्रोड था, इसका पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। और ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है केप्ट इन द कांटेक्ट विद ए सॉल्यूशन ऑफ pH 10, एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखा हुआ है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिसका pH कितना है? 10 है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं pH इज इक्वल टू 10। ठीक है? तो एक तो जो तरीका है आपका कि हर बार आप वही चीजें सोल्व करो, या फिर आप इस रिलेशन को यूज करो। इस रिलेशन को यूज करो, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। देखो क्या बोला है मैंने बोला है कि जो हमारे पास जो पोटेंशियल रहता है, पोटेंशियल जो रहता है E ऑफ H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू 0.0591 इनटू log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। और अगर मैं नेगेटिव लिख लेता हूं दोनों साइड में तो क्या बन जाएगा? मैं लिख लेता हूं इस साइड में नेगेटिव लिख लेता हूं, तो ये जो चीज रहेगी क्या बन जाएगी? नेगेटिव और ये मिला के पीएच बन जाएगा। H पॉजिटिव टू H2 विल बी इक्वल टू 0.0591 इनटू pH, ये होगा। ठीक है? तो चलो इस चीज को देख लेता हूं मैं। ये चीज तो हमें कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल तो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं E ऑफ H पॉजिटिव टू H2, इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल टू 0.0591 इनटू 10। कितना बन जाएगा भाई ये? H पॉजिटिव टू H2 पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0.591 आ जाएगा। डेसिमल एक प्लेस पीछे चला जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। और अगर मैं बोलता हूं पोटेंशियल कितना है तो नेगेटिव इस साइड में, नेगेटिव उस साइड में ले जाता है। H पॉजिटिव टू H2 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी इक्वल टू 0.591
माइनस का हो जाएगा और वोल्ट में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार बच्चे नहीं कर पाते हैं इस तरह क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको रिलेशन याद रह जाता है तो रिलेशन को यूज करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड में नेगेटिव हमें बाद में लगाना है। रिलेशन आपको सीधा सीधा ये याद रखना है कि EH पॉजिटिव H2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 0.0591 इनटू log H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रह जाएगा। इसके बेस पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो जाने चाहिए, और प्रैक्टिस करनी है आपको। एक क्वेश्चन और मैं आपको नीचे दे रहा हूं, ये क्वेश्चन और देख लेना, आपको करके देखना है। अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, आंसर इसका साथ साथ मैंने दे दिया है। क्लियर है, ठीक है, इसको हटा दूं। ओके, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आती है वो आती है रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों का ही मतलब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको हेडिंग डाल लेनी है, रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को डेल जी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? डेल जी से डिनोट किया जाता है। एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं ई से लिख रहा हूं। अगर कहीं पे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी आती है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी नोट ऊपर लगाना है, यहाँ पे भी नोट ऊपर लगाना है, इतना डिफरेंस है। क्लियर? तो देखो इन दोनों के जो डिफरेंस कैसे बताएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेल जी होता क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर कि भाई अगर किसी भी सिस्टम को कुछ वर्क डन करना है, कुछ वर्क डन करना है तो उसके पास कुछ फ्री एनर्जी होनी चाहिए। जितनी उसके पास फ्री एनर्जी रहेगी, जिसको गिब्स फ्री एनर्जी भी बोला जाता है, वो फ्री एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? वर्क डन के अंदर। और गिब्स फ्री एनर्जी रहती है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आपको ऐसे लिख लेना है, फॉर एनी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो काम हो सकता है, जो पॉसिबल है, जो फिजिबल है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या लिख रहा हूं मैं? डेल जी जो है, डेल जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। यानी कुछ गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, फाइनली वो कम हो जाएगी। तभी तो चेंज कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और ये जो किसके इक्वल होता है? ये वर्क डन के इक्वल। कहां चली गई ये एनर्जी? रिड्यूस हो गई। कहां गई वो एनर्जी जो रिड्यूस हुई? वो कहां गई? वो वर्क डन के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह मैं लिख लेता हूं कि डेल जी जो होता है वो माइनस वर्क डन के इक्वल आ जाता है। पहली चीज तो ये, ठीक है। यूजफुल वर्क डन जो रहता है वो नेगेटिव में आपको लेके चलना है। जो भी वर्क डन होता है उसके सामने नेगेटिव चार्ज लगा लेंगे। हम इतनी गिब्स फ्री एनर्जी जो रहेगी वो हमारी क्या होगी? डिक्रीज होगी कुल मिला के। ठीक है, इसके बाद दूसरा, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी वर्क डन के साथ एक रिलेशनशिप आता है। क्या आता है? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। देखो इधर मैं रफ में लिख रहा हूं, याद दिलाने के लिए खाली। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? याद करो। पोटेंशियल क्या होता है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन to bring 1 coulomb charge from infinite to that point। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इसी तरह करते थे उस टाइम पे, डेफिनेशन रट्टा लगाते थे। तो याद आ गई होगी मेरे हिसाब से। V जो है अब की बार में किस तरह दिया हुआ है? पोटेंशियल को हमने E से लिखा है। V को किससे लिखा है हमने? E से लिखा है, E। W जो है उसको मैं एचडी लिख लेता हूं क्योंकि W का हमारे पास कोई काम नहीं है। यहाँ पे मैंने W लिखा है तो वहां पे W लिख लिया है। और Q जो है, Q यानी कि चार्ज, कितना चार्ज आप लेके जा रहे हो। टोटल वर्क डन ऊपर रहेगा, टोटल चार्ज जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। अब चार्ज कितना जा रहा है? यहां से टोटल चार्ज कितना जा रहा है भाई? हर एक केस में अलग अलग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड लेके चलते तो वो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता। एल्यूमिनियम की इक्वेशन कैसे होते हैं? आप लिखते हैं एल्यूमिनियम के केस में Al जो रहेगा भाई वो Al3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर रिलीजिंग 3 इलेक्ट्रॉन। एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इसके कोफिशिएंट्स को हम देखते हैं तो ये मोल्स को किस क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अगर हम कॉपर लेके चलते हैं या जिंक लेके चलते हैं तो वो क्या करेंगे? तो वो हमारे पास क्या रहेंगे भाई? 1 मोल ऑफ कॉपर क्या करेगा? कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। अगर आप सिल्वर का इलेक्ट्रोड लेके चल रहे हैं तो वो क्या होंगे? वो Ag+ में कन्वर्ट होंगे और साथ में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे यहाँ पे रिलीज करेंगे। तो हर एक केस में ये वैल्यू अलग अलग रहेगी। मान लेते हैं हमारे पास ये n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे रिलीज होने वाले हैं। n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने वाले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स? n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिख दिया मैंने n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, हमें टोटल चार्ज लिखना है किसके अंदर? कूलम्ब्स में। तो अगर मैं लिखता हूं कि n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं भाई, एक इलेक्ट्रॉन जाता है उसका चार्ज E हो जाता। अगर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो मैं Ne लिख लेता हूं उसको। और n जो है उसको भी क्या कर लेता हूं मैं? मोल्स के अंदर है। यहाँ पे यूनिट मोल आएगी, फिर चार्ज आएगा। तो मोल कूलम्ब नहीं लिखना है मेरे को, तो कूलम्ब में कन्वर्ट करना है। इस मोल को तोड़ देता हूँ। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई? 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 मोल के अंदर होंगे 6.022 × 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है?
एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओवरऑल इतना चार्ज जो रहेगा जाता रहेगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, 1 मोल का है ये, अगर बाहर n मोल्स है तो n मोल्स को मैं इस तरह लिख लिया, n इंटू दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना इतना चार्ज है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो रफली आपके पास जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, n एच लिखता हूँ, n इंटू 96487। कुछ जगह पे इसको डायरेक्टली 96500 96,500 भी लिखा जा सकता है, वो खाली कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये जो वैल्यू आ जाती है, इतना चार्ज आ जाता है, और इतना चार्ज जो होता है उसको बोला जाता है 1 फेरेड। इसको क्या बोला जाता है, 1 फेरेड। नर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने NF लिखा हुआ था नीचे, F का मतलब क्या था, वो जो F था वो फेरेड को डिनोट कर रहा था, और 1 फेरेड का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं, 1 फेरेड बोल रहे हैं। याद रह जाएगी ये चीज, क्योंकि ये तो हो गया 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है उसको 1 फेरेड बोला जाता है। नोट कर लो इस चीज को कहीं, 1F इज इक्वल टू 96487 कूलम, और ये होता क्या है, साइड ऑफ ब्रैकेट लिख लेना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। ये क्या होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। इसको साइड में कहीं नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आगे भी इसका यूज आएगा। ठीक है, अगर आपके पास भी एल्यूमिनियम लेके चलते हो तो टोटल चार्ज कितना होता है, वहां पे 3 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, उसको लिखते हैं हम 3F। अगर जिंक लेके चल रहे हैं तो वहां पे 2F आ जाएगा, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूं, और जो हमारे पास ये जो एक अलग एक्सप्रेशन चल रहा था जिसको हमें E को W के साथ रिलेट करना था, तो E का रिलेशन आ जाता है W/NF। क्या आ जाता है, NF। तो यहां से W का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं W इज ऑल्सो, W का जो रिलेशन हमने E के साथ निकाला है वो किसके इक्वल आ गया, W इज इक्वल टू NF को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर ले आके, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं W इज इक्वल टू NFE। ठीक है, अगर सेल की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं सेल E सेल लिख लूंगा, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात हो रही है तो NFE नॉट सेल लिख लूंगा। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाता है, W यहां से इक्वल है माइनस ऑफ डेल जी के, W यहां से इक्वल है NFE के, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या रिलेशन आया, लेफ्ट हैंड साइड अगर आपको W लिखते हो, W इसके इक्वल है, W इसके इक्वल है, तो ओवरऑल जो रिलेशन आता है वो मैं लिख रहा हूं कि डेल G इज इक्वल टू NFE। ये जो नेगेटिव इसके साथ लगा हुआ, इस नेगेटिव इधर ले जाता हूं मैं, और ये बन जाएगा रिलेशन गिव्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या फिर सेल पोटेंशियल के अंदर। ठीक है, देखो अगर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो अगर आप जिंक और जिंक का ये इलेक्ट्रोलाइट लेके चलो तो वहां पे आपको कोई यूजफुल वर्क डन दिखाई नहीं देगा, है ना, तो फिर वहां पर डेल जी जो रहेगा वो 0 आपको दिखाई देने लग जाएगी। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास कुछ ना कुछ वहां पे पोटेंशियल जनरेट होगा। कैसे पता चलेगा, जब आपको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ या आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो, दूसरे हाफ सेल के साथ आप उसको क्या करते हो, कनेक्ट करते हो, और इस केस में जो वर्क डन होगा उसको यूज करके हम डेल जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और NFE जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। N जो है नंबर ऑफ मोल्स है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, E जो है वो नेगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, हालांकि जब सेल की बात होती है, जब सेल काम कर रहा है तो E सेल जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो अब लिख देता हूं, फॉर ए वर्किंग सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लेके चल रहे हैं जो वर्किंग कंडीशन के अंदर है, उसके लिए E सेल जो रहता है इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो ये वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इसकी वैल्यू बताई दी है 96487 कूलम, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तीनों टर्म्स तो पॉजिटिव है, इसके सामने नेगेटिव लगा हुआ है तो डेल जी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। मतलब डेल जी जब नेगेटिव रहेगा तो वो क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगा, काम होता रहेगा। रिलेशन क्या आ गया, डेल जी इज इक्वल टू माइनस NFE सेल। क्लियर है, यहां से अगर आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ तो आप इस तरह भी लिखा सकते हो, डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस NFE नोट सेल। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है बस। अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई तो E नोट सेल बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, डेल जी नोट बन जाएगा। इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल दिए हुए बुक के अंदर, सोल्ड भी दिए हुए हैं, तो आपको वो क्वेश्चन देख लेने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ। अगर इसमें कोई भी डाउट रह जाता है एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लेना है यहाँ से। क्लियर, लास्ट जो हमारा जो एप्लीकेशन आता है वो आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या रिलेशन आता है।
देखो जब इक्विलिब्रियम होगा तो पूरी रिएक्शन होगी वहां पे, है ना, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। तो वहां पर अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं लेके चलेंगे, केवल क्या लेके चलेंगे, सेल पोटेंशियल लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, हेडिंग क्या डालोगे, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं आपको पता होगा, K से डिनोट करते हैं। और जब कंसंट्रेशन की बात आती है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स उनकी कंसंट्रेशन हमें लेके चलनी होगी, तो वो जो रहेगी Kc से हम डिनोट करते हैं। अगर किसी जगह पे गैसियस रिएक्शन होती थी वहां पे हम Kc नहीं लेके चलते थे, Kp लेके चलते थे। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि गैसियस इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc और ई सेल यानी कि आपका जो सेल पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, वो चीज हमें क्या करनी है, वो डिकोड करनी है, वो कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। तो क्या रिलेशन आता है, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर इस सेल की मैं रिएक्शन लिख लेता हूं, सेल रिएक्शन लिख लेता हूं, तो क्या रिएक्शन आएगी और वहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है वो चीज समझ लो, ठीक है। इस सेल की रिएक्शन क्या रहेगी, मान लीजिए यही सेल हम लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जिंक जो रहेगा भाई किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो Zn2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस कंडीशंस के अंदर। स्टार्टिंग में कैसे था, सॉलिड था वो। दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो किसका है, वो है हमारे पास कॉपर का। तो कॉपर जो रहेगा वो स्टार्टिंग में एक्वस फॉर्म में रहेगा AQ, और बाद में कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड फॉर्म में, वो डिपॉजिट होने लग जाएगा, जिंक कटना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन हो रही है। इक्वेशन बैलेंस भी है, तो अगर इक्वेशन बैलेंस है तो इसके बाद में इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेता हूं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है, देखो Kc लिखते हैं हम, जो प्रोडक्ट्स है उनकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या क्या है, एक तो हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव आयंस, इसकी कंसंट्रेशन, इनटू जो दूसरा प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन, कॉपर, इसकी कंसंट्रेशन। नीचे क्या लिखेंगे भाई, नीचे लिखेंगे Zn रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, Zn इनटू Cu2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन। और अगर इनका कोई इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट लगा होता, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा होता, तो वो कोफिशिएंट इनकी पावर में चला जाता। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉपर के साथ सिल्वर का एग्जांपल लेके चलते हैं तो वहां पे इक्वेशन आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, और सिल्वर के सामने 2 लगाना पड़ेगा, और सिल्वर के सामने जब 2 लगाते हैं तो वो 2 जो रहेगा वो सिल्वर के पावर में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, वो पावर के अंदर चला जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, लिख लो यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ए प्योर सॉलिड। अगर आप प्योर सॉलिड लेके चल रहे हो या फिर एक प्योर लिक्विड लेके चल रहे हो, एक प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की जो कंसंट्रेशन है इज ऑलवेज टेकन एज यूनिटी। उसको क्या लेके चलते हैं, टेकन एज यूनिटी, ठीक है। देखो अगर आपको बोला हुआ है कि प्योर सॉलिड दिया हुआ है, कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन की लेके चलते हैं। कंसंट्रेशन किसकी लेके चलते हैं, सॉल्यूशन की ही तो लेके चलते हैं। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो रहती है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादातर कंसंट्रेशन के थ्रू, बोलते नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपको प्योर सॉलिड दिया हुआ है तो उसकी कंसंट्रेशन 1 है, उसके अंदर पूरी तरह से वही चीज है, उसके अंदर कोई दूसरी चीज है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद लिक्विड अगर आप लेके चल रहे हो प्योर लिक्विड, जैसे कि NaCl मोल्टन स्टेट के अंदर लेके चल रहे हो, H2O लिक्विड लेके चल रहे हो, डिस्टिल्ड वाटर लेके, उसकी कंसंट्रेशन क्या लेके चलेंगे हम, 1 लेके चलेंगे। CuSO4 को अगर आपने मेल्ट करवा लिया, CuSO4 को क्या करवा लिया, मेल्ट करवा लिया है, ZnSO4 को मेल्ट करवा लिया, उनकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी। बट इफ the given electrolytes are aqueous as in this condition, ये aqueous solutions है, मतलब मिक्सचर है, ZnSO4 को वाटर में मिला रखा है, अब ये प्योर लिक्विड नहीं है, अब ये क्या है, मिक्सचर है, तो इनकी कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ रहेगी। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे कॉपर जो है वो क्या है भाई, वो प्योर सॉलिड है। कॉपर क्या है, प्योर सॉलिड है। और जिंक जो है वो भी क्या है, वो भी प्योर सॉलिड है। तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 1 और इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1, 0 नहीं होगी, कितनी होगी, 1 हो जाएगी। मल्टीप्लाई करके देख लो Kc की वैल्यू क्या आ जाती है, फाइनली जो Kc की वैल्यू आती है इस सेल की इक्वेशन में वो आती है Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। ये आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना, ठीक है। इसके बाद मैं बोलता हूं भाई कि अगर यहाँ पे कोई सिल्वर लेके चलते तो उसकी जो पावर्स होती है तो पावर्स भी एज इट इज यहीं पे रह जाती, उनमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। एक चीज तो आपको Kc का पता चल गया। अब ई सेल के अंदर वो चीजें कहीं आती है कि नहीं आती है, एक बार नर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूं। हम नर्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या रहेगी, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन लिख लेना साथ साथ, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, इस नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, साथ साथ देखते रहो, ई नोट सेल माइनस, अगर पूरी इक्वेशन लिखता हूं तो मैं लिखता हूं RT अपॉन NF ln कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। एनोड क्या है भाई यहाँ पे, जिंक, तो जिंक की कंसंट्रेशन Zn2 पॉजिटिव अपॉन
कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड Cu2 पॉजिटिव, और यही चीज तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है। अब किसी भी इक्वेशन को अंदर लिख के देख लेना, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो यहाँ पे कैथोड एनोड की इक्वेशन जो हमारे ये थे कंसंट्रेशन इनका रेशियो जो आ रहा था उसके इक्वल ही आएगा। तो क्या यहाँ पे मैं Kc लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो चलो इस इक्वेशन को फिर दोबारा लिख देता हूँ एक और मैं। E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस RT बाई NF, इसको मैं क्या लिखता हूँ? RT बाई NF, या फिर सोल्व कर लेता हूं तो बन जाएगा 0.0591 अपॉन n log Kc। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? फटाफट से इस इक्वेशन को नोट कर लो, इस इक्वेशन को एज इट इज क्या कर लो आप? नोट करो, फटाफट नोट करो। हो गया नोट? देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना। अगर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, अगर इस रिएक्शन में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुन लो, गांठ बांध लो, लिख लो कहीं पे। अगर इस कंडीशन में, अगर इस रिएक्शन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। जो चीजें यहां से वहां जा रही है वापस यहीं के यहीं आ रही है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में अगर क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, तो इसका मतलब यहां पर कोई काम होता नहीं दिखाई देगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है? जब आपको लगे कि कोई चीज रेस्ट में आ गई है, जब किसी चीज के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? वहां पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। और अगर इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई वर्क डन नहीं दिखाई देगा, तो इसका मतलब क्या होगा? आपको कोई करंट फ्लो भी नहीं दिखाई देगा, कोई पोटेंशियल भी जनरेट नहीं होगा। तो इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब आप Kc यहां पे लिख रहे हो, तो उस टाइम पे E सेल जो होगा वो जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा, यानी EM ऑफ सेल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जो रहता था वो रहता था, अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो वहां पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद तो यहां से मैं फॉर्मूला चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, इस सारे नेगेटिव को उधर ले जाता हूं मैं, E सेल इधर रह जाएगा, बचेगा E नोट सेल। क्या बच गया इधर? E नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log ऑफ Kc। और यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही फॉर्मूला आपको क्या करना है? याद रखना है। याद रह जाएगा। तो यहां से मैं दोबारा लिख देता हूं कि भाई जो हमारा जो कोई भी सेल इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाएगा, तो उस टाइम पर E सेल जीरो हो जाएगा। क्यों? सिंस ये कहां से आया? सिंस E सेल विल बी इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। क्लियर? अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो यहाँ पे Kc नहीं लिखेंगे, यहाँ पर फिर हम कोई इक्विलिब्रियम को क्या लिखेंगे? रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखेंगे, QC लिखेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर पूछे हुए हैं जहां पे बोला हुआ है कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर रही है, वहां पे आपको QC दिया होगा। रिएक्शन कोएफिशिएंट भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट बोला जाता है इसको। तो क्वेश्चन के अंदर आपको रिएक्शन कोएफिशिएंट दे देते हैं, और कई बार आप क्या कर देते हो? डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो। रिएक्शन कोएफिशिएंट दिया है, Kc नहीं दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो कंपटीशन वाले क्वेश्चन रहते हैं उनके अंदर बस इसी तरह की ट्रिक्स खेली जाती है, आपको पागल बनाने की कोशिश की जाती है। कुछ बच्चे पागल बन जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग लेके आते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, QC जो रहता है इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू Kc। ठीक है, एक टाइम पे जाके ये इसके इक्वल हो जाएगा, और जैसे इक्वल होगा वैसे हम क्या बोल देंगे? ये Kc बन गया है। ठीक है, अगर रिएक्शन के अंदर आपको QC दिया हुआ है तो उसको Kc के ऊपर नहीं लेके चलना है, उसको यहां पे लेके चलना। E सेल जीरो नहीं होगा उस केस में, उस केस में आपको पूरा ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, उस टाइम पे कुछ ना कुछ EMF आएगा। क्लियर? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम नर्स्ट इक्वेशन के बेस पे जितने हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं, इसके अलावा जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज जो आती है जिसके अंदर आपको रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे तरह क्वेश्चन जितने अब तक के बनते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक प्रैक्टिस सेशन ले लेते हैं इस चैप्टर का, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन रहते हैं वो इस पार्ट में से ही आते हैं, चाहे आप कॉम्पिटिशन की बात करो चाहे आप बोर्ड्स की बात करो। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।